Hello students, in the last video we have started the topic cycloalkene where we have discussed the nomenclature and method of preparation of cycloalkene compounds. Now we will discuss the other method of cycloalkene preparation. The method is Thorpe-Ziegler method. इस मेथड में हम डाइसाइनाइड कंपाउंड लेते हैं, अल्काइल डाइसाइनाइड कंपाउंड. सपोज हम 1,3 डाइसाइनाइड या पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल कंपाउंड लेते हैं. नाइट्राइल जो साइनाइड ग्रुप है हमारे पास विथड्रॉइंग ग्रुप है. जब हम इसे किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इजीली कार्बेनाइन जनरेट कर देते हैं. बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बेनाइन जनरेट कर देते हैं. अब इस केस में बेस हमारा यूज होता है लिथियम अल्काइल सॉल्ट. दैट इज लिथियम. हमारे पास अमीन है डाई सेकेंडरी अमीन सॉल्ट है. सेकेंडरी अमीन है हमारे पास फॉर्मूला हो गया NR2H. H हमारे पास बेस है. लिथियम सॉल्ट के साथ हमारे पास लिथियम इथाइल डाइथाइल अमाइड कंपाउंड्स हो जाते हैं. जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं हमारे पास कार्बेनाइन जनरेट होता है. नाउ ये कार्बेनाइन इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन शो करता है. दैट इज ये कार्बेनाइन यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा रहे थे बिकॉज नाइट्राइल में C ट्रिपल बॉन्ड होता है. इस पे अटैक करा और ये ट्रिपल बॉन्ड पे जगह हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है. दैट इज हमारे पास नेक्स्ट मॉइटी क्या बन गई, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड NH है. यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड NH. जब ये मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज ये मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर देते हैं. दैट इज हमारे पास क्या मॉलिक्यूल आ गया, नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड को हमने एल्केन में कन्वर्ट करना है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है. वो हमारे पास क्लैम्सन रिडक्शन होती है, वॉल्स-किश्नर रिडक्शन होती है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. हमारे पास 4 मेंबर्ड यहाँ पे साइक्लोएल्केन कंपाउंड आ गया. नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डेमजानोव मेथड. इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होता है उसके एडजेसेंट कार्बोकेटाइन जनरेट होता है. वो कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज होके कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन शो करता है. इट मीन्स रिंग साइज या तो हमारा बढ़ जाता है या रिंग साइज हमारा कम हो जाता है. तो ये मेथड हमारे पास रिंग साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होता है. इस मेथड में हमारे पास जो भी हमने रिंग साइज बनाना है वो हम अमीन कंपाउंड लेते हैं. सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इस अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करके डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा जाता है. दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं. जैसे इनको वार्म करा जाता है नाइट्रोजन लूज हो जाते हैं. तो हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या बन गया, CH2 CH CH2 CH CH2 कार्बोकेटाइन हमारा ये वाला बन गया. देन उसके बाद हमारे पास ये कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, प्रोटॉन भी लूज कर सकता है. तो हमें जो भी कंपाउंड चाहिए उस अकॉर्डिंग हम इसकी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं. सपोज इस केस में मैं यहाँ पे अगर H पॉजिटिव लूज होता है तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा,
इस मॉलिक्यूल के रिडक्शन करके क्रॉस बॉन्डिंग साइक्लोएल्केन कंपाउंड बन सकता है। एक तो हमारे पास है इस केस में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 5 मेंबर रिंग आ गई। जो मेथड करें ना रिंग एक्सपेंशन, दैट इज फर्दर ये मॉलिक्यूल हमारा H पॉजिटिव अगर लूज कर देता है तो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आफ्टर लॉस ऑफ H पॉजिटिव प्रोटॉन। फिर रिडक्शन करके हमारे पास 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। अगर हम इस कार्बोकेटाइन के वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह जो भी हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है हम उसकी रिंग एक्सपेंशन या उसी साइज की रिंग रख के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन में सपोज मुझे 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बनानी है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इट मीन्स जो मैं अमाइनो कंपाउंड लूँगी वो मेरा 6 या 7 मेंबर हो जाएगा। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूल को हमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा, मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना। फर्दर उसे हीट करा, नाइट्रोजन लूज हुई, मेरे पास साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन गया 6 मेंबर साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये मॉलिक्यूल रिंग कंट्रैक्शन शो करेगा। रिंग कंट्रैक्शन शो करेगा मेरे पास 6 मेंबर रिंग है, कंट्रैक्ट हुई, इससे कार्बन हमारी कम होगी। सपोज ये वाली कार्बन यहाँ बॉन्ड बना देते, ये ग्रुप मेरा बाहर चला जाता है तो मेरे पास क्या मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये CH2 ग्रुप मेरा बाहर आ गया, दैट इज CH2। देन उसके बाद वही वाले स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे। H पॉजिटिव लूज होके डबल बॉन्ड बन सकता है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है हमारे पास। अगर H पॉजिटिव लूज होता है तो डबल बॉन्ड आ गया, रिडक्शन पे मेरे पास 5 मेंबर रिंग आ जाएगी। हमारी जो 5 मेंबर रिंग है स्टेबल है, बट अगर मेरे पास इनिशियल में 6 मेंबर की बजाय 5 या 4 मेंबर कंपाउंड यूज करूँ तो मेरे पास 3 या 4 मेंबर रिंग बनेगी जो अनस्टेबल होती है, तो वो फर्दर H पॉजिटिव लूज नहीं करती, वो प्रेफर करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब मेरे पास मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, CH2। एक्टिव मिथाइलिन वर्ड का मीनिंग है कि CH2 से H हमारा इजीली निकल जाता है
प्रोटॉन इजीली बेस के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाता है एंड वो सेंटर फर्दर हमारी रिएक्शन कर देता है। तो मेरे पास मेलोनिक एस्टर है। यहाँ पे ये वाला जो CH2 ग्रुप है इसके साथ 2 विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे मेलोनिक एस्टर, कार्बेनाइन हमारा इजीली जनरेट हो जाएगा। ये कार्बेनाइन का हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर आ जाता है। ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, X नेगेटिव ग्रुप बाहर निकल जाएगा, CHR C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही अगर मैं इसको बेस और अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से ट्रीट करूँ तो मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बन जाते हैं। अब मुझे साइक्लिक कंपाउंड बनाने हैं, तो जो मैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है दैट इज मेलोनिक एस्टर, इस केस में हम यूज कर रहे हैं, उसको बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। बेस सोडियम इथोक्साइड हो जाएगा और मैं उसको 1, 2, 1, 3, 1, 4 जितने साइज के मुझे रिंग साइक्लिक कंपाउंड बनाना है उतने साइज के डाइब्रोमो कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं। सपोज मैं इसको CH2 Br 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट हुआ, दैट इज एक बार बेस के साथ ट्रीट हुआ, यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट हुआ। उस कार्बेनाइन ने यहाँ पे अटैक करा, ये ग्रुप मेरा निकल गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया, CH C डबल बॉन्ड O, CH2 Br। अगेन अभी भी मेरी ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, अगेन बेस के साथ हमने इसे ट्रीट करना। बेस कार्बेनाइन मेरा यहाँ पे बना, दैट इज वो कार्बेनाइन साइक्लाइजेशन शो करेगा, ये वाला कार्बन ये ग्रुप निकल जाएगा। तो मेरे पास इनिशियली मैंने 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड लगा, एक मिथाइलिन वाली कार्बन आ गई, तो मेरे पास 5 मेंबर रिंग बन गई, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया, इतना हिस्सा मेरा डाइब्रोमो कंपाउंड से आया, ये वाला हिस्सा मेरा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से आया, उस पर मेरे 2 एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। एस्टर से कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इसको हम हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लूज होती है, तो मेरे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप रह जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम अमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इस कार्बोक्सिल ग्रुप को अमाइड में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसका एसिड क्लोराइड बनाते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमाइड में कन्वर्ट करना है, हम PCl5 के साथ ट्रीट करा, RCOCl, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई, तो मेरे पास RCONH2 अमाइड बन गया। सिमिलरली इस वाले ग्रुप को अगर मैंने कन्वर्ट करना है तो मैं ट्रीट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH और साथ में उसके मेरी अमाइड ग्रुप लगा। देन उसके बाद हम इस अमाइड की हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड COH। हॉफमैन ब्रोमामाइड हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, सपोज मेरे पास कोई अमाइड ग्रुप है, उसको जब हम ब्रोमीन QH के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे RCO पहले स्टेप में NHBr बनता है। ये ग्रुप मेरा लीव करके मेरे पास
ये इंटरमीडिएट बनता है लोन पेयर। ये आर ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो मेरे पास आइसोसाइनेट टाइप मोइटी बनती है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोलिसिस पे मुझे अमीन दे देते, दैट इज RNH2। अब मेरे पास ये वाला अमाइड है, ये वाला अमाइड है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगी ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन विद इज CH इसकी मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करी, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड KOH। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, दैट इज मेरे पास अमीन कौन सी बन जाएगी, या पहले हम आइसोसाइनेट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ मेरा ये R ग्रुप लग गया, दैट इज CH। उसके बाद 5 मेंबर मेरे पास रिंग हो गई। ये हाइड्रोलिसिस पे मुझे ये वाली अमीन देगा, ये वाली जब बस अमीन आ जाएगी, देन उसके बाद हम उसका कार्बोकेटाइन बना के उसकी रिडक्शन करके 5 मेंबर साइक्लोएल्केन कंपाउंड बना सकते हैं। ये हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, मैलोनिक एसिड। सिमिलर लाइन पे हमारे पास एक और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एसिटो एसिटिक एस्टर। एस्टर्स हमारे पास होते हैं, सपोज इथाइल एसीटेट है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। ये मेरा इथाइल, यहाँ पे भी मैं कार्बन के साथ एसिटो ग्रुप लगाना है, दैट्स व्हाई मैं बैलेंस पूरी नहीं करी। इथाइल एसीटेट हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 होता है। एसिटो एसिटिक एस्टर मीन्स एसिटो ग्रुप और लगा हुआ है। ये वाली कार्बन मेरी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। इसको जब मैं बेस के साथ 2 बार बेस के साथ और 1,2,1,4 या डाइब्रोमो कंपाउंड के साथ ट्रीट करूं, सपोज अगेन मैं इसको 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रही हूँ, तो मेरे पास कार्बेनाइन बना, उस कार्बेनाइन ने यहाँ अटैक करा, मीन्स ये कार्बन से अटैच्ड हो गई। अगेन एक हाइड्रोजन पड़े, उसे बेस के साथ ट्रीट करा, कार्बेनाइन बना और वो कार्बेनाइन यहाँ अटैक कर गया, तो ये दोनों कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच हो गया, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 ये 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड का हो गया, उसके साथ ये कार्बन लगी, दोनों हाइड्रोजन कार्बेनाइन बना गई और वो अटैक कर गई, और उसके साथ एक साइड मेरे पास COCH3 ग्रुप है, दूसरी साइड मेरे पास C डबल बॉन्ड O C2H5 ग्रुप है। इट मीन्स मेरे पास जब मैंने 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड यूज करा तो मेरे पास 5 मेंबर रिंग आ गई, 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड यूज करा तो मेरे पास 5 मेंबर रिंग आ गई। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस करी हमने इसकी। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक है मेरा डाइल्यूट KOH के साथ, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। डाइल्यूट KOH के साथ मेरे पास एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब मेरा एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज होएगा, देन उसे मैं मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना और इसके साथ ट्रीट करा, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है। इट मीन्स मेरे पास क्या मॉलिक्यूल आ गया, कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा कीटो ग्रुप लगा हुआ है। हीट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी, मेरे पास क्या कंपाउंड आ गया,
ये कीटो ग्रुप है, इसको मिथाइलिन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्लैम्सन रिडक्शन कर दूंगी, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मेरे पास यहाँ पे ये कंपाउंड आ गया। अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करते हैं, मेरे पास ये कंपाउंड बना था। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करी तो मेरे पास कीटो ग्रुप रह जाता है एज इट इज। यहाँ पे हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करी तो यहाँ मेरा कीटो ग्रुप रह गया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KOH। अगर आई वांट कि मेरा ये वाला ग्रुप भी हाइड्रोलाइज हो जाए तो मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करती हूँ, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। मेरे पास ये मॉलिक्यूल था। कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ देन एसिडिफाई करा तो जो मेरा सॉल्ट बना वो वापस कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री आ गया, दैट इज मेरे पास यहाँ पे अगेन हीट करा तो डिकार्बोक्सिलेशन हुई, मेरे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड से हम साइक्लिक एक कार्बन इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की, बाकी जो भी हमने डाइब्रोमो कंपाउंड करा उसके अकॉर्डिंग वी कैन डू द रिएक्शन। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्केन है, बट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी मोर है एज कंपेयर टू एल्केन कंपाउंड। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे देख सकते हैं, जो मेरा साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल है, एल्केन मॉलिक्यूल है, मेरी दोनों साइड्स फ्री है, साइक्लोएल्केन मेरा रिजिड मॉलिक्यूल हो गया, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गई। जब मेरे पास क्लोज पैकिंग या कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है तो मेरे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। इस केस में मेरे पास क्लोज पैकिंग है एज कंपेयर टू एल्केन। मोर क्लोज पैकिंग है तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है हाई हो जाते हैं एज कंपेयर टू एल्केन कंपाउंड के। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होएगा। वाटर में इनसॉल्युबल। देन उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मॉलिक्यूल अगर मेरी 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है या हाई रिंग है, डिफरेंटली बिहेव कर रही है। आगे हम डिस्कस करेंगे। जो 3 एंड 4 मेंबर रिंग है हाईली स्ट्रेन्ड होती है, मीन्स मोर रिएक्टिव होगी, ये स्टेबल होती है, स्ट्रेन्ड नहीं होती तो ये लेस रिएक्टिव हो जाती है। सिमिलर टू एल्केन्स, साइक्लोएल्केन आर लेस रिएक्टिव क्योंकि सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, एज दे आर सैचुरेटेड। बट अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरा 3 मेंबर एंड 4 मेंबर मोर रिएक्टिव होएगा, 5, 6 ऑनवर्ड्स लेस रिएक्टिव होएगा। सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम इनको लाइट या हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। सारी 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हैलोजन। या तो हम लाइट कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर 500 समथिंग टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसे 4 मेंबर में 5 मेंबर में मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड होएगा। सपोज मैं 5 मेंबर में दिखा देती हूँ। सिमिलर कंडीशंस में हेलोजन दैट इज X आ जाएगा मेरे पास। देन उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मेरे पास 3 मेंबर रिंग सबसे रिएक्टिव होती है, इट इज साइक्लोप्रोपेन रिंग। जब हम इसको क्लोरीन FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास 1,3 डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली अगर मैं ब्रोमीन वाली कंडीशंस के साथ ट्रीट करती हूँ 1,3 डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाता है हमें। ऐसे अगर मैं HBr के साथ ट्रीट करती हूँ तो मेरे को प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर मैं रिडक्शन करती हूँ तो मुझे प्रोपेन मिल जाती है। 4 मेंबर रिंग सिर्फ रिडक्शन ही रिएक्शन शो करते हैं, बाकी रिएक्शन नहीं शो करते। हम कह रहे हैं ना साइक्लोप्रोपेन रिंग सबसे रिएक्टिव होती है, देन ब्यूटेन उससे कम, पेंटेन उससे कम। तो जो 4 मेंबर साइक्लोब्यूटेन है इसकी अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास ब्यूटेन कंपाउंड बनता है। 5 और 6 मेंबर रिएक्शन शो नहीं करते। अब हम कह रहे हैं कि 3 और 4 मेंबर रिएक्टिव है, 3 मोस्ट रिएक्टिव है, 4 उससे कम रिएक्टिव है, 5, 6 ऑनवर्ड रिएक्शन शो नहीं करते। तो हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं। प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल है, इमीडिएट रिएक्ट करती है। साइक्लोब्यूटेन प्रोपेन के कंपैरिजन में साइक्लो मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव होगी। साइक्लोपेंटेन हेक्सेन मोस्ट स्टेबल है तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे पास बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, बेयर साइंटिस्ट ने दी है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस हुई। उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का हमारे पास टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल मीन्स हमारा एंगल 109.28 डिग्री हो जाएगा। अगर मेरे कोई मॉलिक्यूल में एंगल अदर देन टेट्राहेड्रल है तो वो मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है। अगर मेरे पास कोई भी साइक्लोएल्केन हैविंग एंगल अदर देन टेट्राहेड्रल एंगल तो वो हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगी। सपोज मेरे पास प्लेनर मॉलिक्यूल अभी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में हमारे पास एंगल 60 डिग्री होता है, साइक्लोप्रोपेन में, ब्यूटेन में 90 डिग्री होता है, पेंटेन में 108 डिग्री होता है। बिकॉज ये मॉलिक्यूल सिमिलर टू ट्रायंगल, ये सिमिलर टू स्क्वायर हम ट्रीट कर सकते हैं ना। डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल shows अनस्टेबिलिटी। यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं मोरिस एंगल स्ट्रेन। जितनी डेविएशन टेट्राहेड्रल एंगल से होगी दैट इज मोरिस एंगल स्ट्रेन, मोरिस अनस्टेबिलिटी। अब इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंगल मेरा 60 डिग्री है, टेट्राहेड्रल एंगल मेरा कितना हो गया
109.28। एंगल स्ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 109.28 माइनस 60 मीन्स 49.28 अपॉन 2, 24.6 समथिंग हो जाएगा हमारे पास। इन केस ऑफ ब्यूटेन 90 डिग्री एंगल स्ट्रेन, हाफ 109.28 माइनस 90, डिफरेंस हो गया हाफ ऑफ 19 हो गया हमारे पास, मीन्स 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। इस केस में साइक्लोप्रोपेन के केस में एंगल स्ट्रेन 24 डिग्री है, इस केस में 9 समथिंग है। इन केस ऑफ पेंटेन 108 एंगल है, एंगल स्ट्रेन हमारे पास हाफ ऑफ 109.28 माइनस 108 मीन्स हाफ ऑफ 1.28 पॉइंट्स में हमारे पास होगी वैल्यू। तो साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो एंगल स्ट्रेन है प्रोपेन के केस में साइक्लो वैल्यू हमारे पास 24 समथिंग थी, ब्यूटेन में 9 पॉइंट समथिंग, इन केस ऑफ पेंटेन में साइक्लोपेंटेन में पॉइंट सम वैल्यू आ रही थी हमारे पास। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है ना, 6 हेक्सागन कह लो आप, 120 एंगल होता है, एंगल स्ट्रेन कितना हो जाएगा 109.28 माइनस 120 अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हाफ इसकी वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग आ गया, एंगल स्ट्रेन मेरा यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग हो गया। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन के बाद साइक्लोहेप्टेन मॉलिक्यूल, मेरे पास बॉन्ड एंगल 128.26 है, एंगल स्ट्रेन हमारे पास हाफ ऑफ 109.28 माइनस 128, तो 19 हो गया, हाफ ऑफ 19 मीन्स 9 पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं प्रोपेन से ब्यूटेन पेंटेन जाती हूँ एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, और जैसे जैसे मैं पेंटेन से हेक्सेन हेप्टेन की तरफ जा रही हूँ साइक्लो एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, साइन में देख रहे, अगर मेरी डेविएशन टेट्राहेड्रल एंगल से है, जितनी मोर डेविएशन है उतनी मेरी अनस्टेबिलिटी होगी। अब एविडेंसेस, बेयर थ्योरी सक्सेसफुल हुई कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो एविडेंसेस हमारे इन सपोर्ट ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या क्या थे। जब बेयर की थ्योरी प्रपोज करी उस टाइम हायर मेंबर रिंग्स नहीं सिंथेसाइज थी, मीन 7-8 की नहीं थी, तो ये सारा थ्योरेटिकल डाटा था। अब मेरे पास डबल बॉन्ड है, सपोज इथाइलिन मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया, मीन्स एंगल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी मेरे पास हाफ ऑफ 109.28 माइनस 180 डिग्री हो गया, मोर एंगल स्ट्रेन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव होना चाहिए। एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो करता है, रिएक्टिव हो गया तो बेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये रिएक्टिव होना चाहिए, और एक्चुअल में भी ये रिएक्टिव है, तो हमारे पास ये थ्योरी सपोर्ट हो गई। देन उसके बाद है अनस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये दोनों मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी भी ये रिएक्टिव होने चाहिए, और एक्चुअल में भी ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव है।
अगेन ये दोनों पॉइंट्स बेयर स्ट्रिंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लिमिटेशन, अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल है वो सिंथेसाइज नहीं होना चाहिए, बट वी कैन सिंथेसाइज एल्कीन मॉलिक्यूल। एल्कीन मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव बट दे आर स्टेबल। अगर वो अनस्टेबल होते तो वो हमारे सिंथेसाइज इजीली नहीं होने चाहिए। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग एल्कीन मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, सिंथेसाइज नहीं होना चाहिए, बट इन द लैब वी कैन सिंथेसाइज दिस कंपाउंड। सिमिलरली हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और 7 मेंबर्ड रिंग है। सपोज मेरे पास साइक्लोहेक्सेन एंड हेप्टेन, उनके अकॉर्डिंग इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन था, तो डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज होना चाहिए ना, बट एक्चुअल में हमारे पास हायर मेंबर रिंग कंपाउंड नेचुरल प्रोडक्ट्स से आइसोलेट हो जाते थे। अगर आइसोलेट हो रहे हैं तो वो स्टेबल है, तो बेयर थ्योरी इन 2 पॉइंट्स में हमारी फेल होगी। तो उनके अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव होते हैं या उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकती। हम यहाँ पे एल्कीन भी बना सकते हैं एंड ये मॉलिक्यूल्स भी नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरी फेल हो गई। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की अनस्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन कर दी, बट हायर मेंबर्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी हायर मेंबर्स भी अनस्टेबल होते हैं। देन उसके बाद हीट ऑफ कंबस्शन स्टडी करी गई। हीट ऑफ कंबस्शन हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन सपोज NH2n+2 जब कंबस्शन होता है इसका, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अब जब साइक्लोप्रोपेन की कंबस्शन हीट स्टडी करी गई, देन 3 कार्बन होगी ना, नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन की, पेंटेन की, हेक्सेन की, हेप्टेन की, साइक्लोऑक्टेन, नोनेन एटसेट्रा। इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 ग्रुप 697 थी। इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन 686 थी, पेंटेन 664, हेक्सेन 658, हेप्टेन 662, देन ऑक्टेन 663। ये वैल्यूज हमें लर्न नहीं करनी है, हमें जस्ट कंपैरिजन के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। इन केस में हायर वैल्यूज है, बाकी केस में नियरली सेम वैल्यू 660 के आसपास। हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर हायर एनर्जी है दैट्स व्हाई हाई हीट ऑफ कंबस्शन आई, और जो हाई एनर्जी है मींस वो मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल है। लो एनर्जी है मींस स्टेबल है। तो इस केस में साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन हमारे हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गए। बाकी केसेस में स्टेबिलिटी नियरली सेम है। तो जो हीट ऑफ कंबस्शन डाटा के अकॉर्डिंग जो बेयर थ्योरी प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन के केस में अनस्टेबिलिटी है, बाकी सारी रिंग्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। कंबस्शन डाटा उसकी फेवर में मींस अगेंस्ट बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो गया ना फॉर साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन रिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हमें दी गई मोहर ने, सैक्स-मोहर थ्योरी फॉर स्ट्रेनलेस रिंग। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 5 ऑनवर्ड्स रिंग्स हैं वो प्लेनर नहीं रहती, नॉन प्लेनर हो जाती। अप टू 5 कार्बन तक रिंग्स हमारी प्लेनर है। 6 ऑनवर्ड्स, 6 एंड ऑनवर्ड्स
नॉन प्लेनर रिंग्स जाती हैं, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे टेट्राहेड्रल एंगल होता है इनमें, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन हम चेयर एंड बोट फॉर्म ड्रॉ करते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन प्लेनर है। ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन में, यहाँ पे हम साइक्लोहेप्टेन की स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। अब देखोगे इसमें सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेप्टेन, यहाँ पे टोटल 7 कार्बन हम दिखा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर आप इस एंगल से देखो, ये दोनों कार्बन एटम सेम प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में हो गया, सिमिलरली ये दोनों प्लेन में, तो मेरे पास मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ऐसे साइक्लोहेक्सेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मॉलिक्यूल मेरा साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है। इस केस में मेरे पास अगेन, अगर आप इस एंगल से देखो, सारी कार्बन एटम सेम प्लेन में नहीं है। अगर मैं पेपर पे रखना चाहूँ तो सारी कार्बन एटम्स मेरी पेपर को नहीं टच करेंगी, ये आपके ऊपर होगी, नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो मेरे पास जो साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन है नॉन प्लेनर होगी। देन उसके बाद हम 5 मेंबर की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे मेरे सारे एटम सेम प्लेन में है, कार्बन मीन्स प्लेनर रिंग होगी। देन उसके बाद 4 मेंबर की अगर हम बात करें, अगेन सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में, सेम लेवल पे। और अगर आप यहाँ पे बॉन्ड देखो, हल्का सा बैंड आ गया बॉन्ड में, मीन्स एंगल स्ट्रेन आ गया। साइक्लोब्यूटेन से देन हम साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करें, इस केस में मेरे बॉन्ड, आप अगर आप देखोगे ना, तो बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा बेंड है। तो इस केस में हम अभी डिस्कस करेंगे बनाना शेप बॉन्ड है। तो मेरे जो सैक्स मोहर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 5 मेंबर तक तो मेरे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 6, 7 ऑनवर्ड्स नॉन प्लेनर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू कंबस्शन डाटा है, साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन स्टेबल है, बिकॉज उन केस में टेट्राहेड्रल एंगल हो जाते हैं और वो नॉन प्लेनर रिंग हो जाती है। देन उसके बाद है कि हमारी 6, 7 ऑनवर्ड्स 8, 9, 10 कार्बन एटम वाली रिंग्स स्टेबल है। वाई? इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर लार्ज साइज रिंग। बिकॉज लार्ज साइज अगर मुझे रिंग बनानी है तो 2 टर्मिनल्स जो काफ़ी दूर है, यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने कार्बन है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दूर हो गए मेरे पास दोनों। इनको ज्वाइन करना है, ये आपस में ज्वाइन होने की बजाय इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर होता है मेरे पास लीनियर चेन बड़ी बड़ी बनती जाएंगी। इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है मेरे पास साइक्लाइजेशन। दो जब मेरे एंड्स बहुत दूर हैं, अगर मैंने उनको ज्वाइन करना है तो हम इसको डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करेंगे। मीन्स ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में ना आए, तो वो साइक्लाइजेशन शो करेगा। बट अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल सेम ऐसे के कांटेक्ट में आ गया तो वो इंटर रिएक्शन शो कर देगा। दैट मीन्स लीनियर चेन बनते जाएंगे। अगर मुझे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करनी है तो मैं डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करूँगी। देन उसके बाद हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन के केस में बेंट और बनाना बॉन्ड। जो साइक्लोप्रोपेन है मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग है। इस केस में जब ओवरलैपिंग होती है तो मेरे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें मोर पी करेक्टर आ जाते हैं। अगर मेरे मॉलिक्यूल
टेट्राहेड्रल एंगल है। तो जो मेरे साइक्लोप्रोपेन में कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उस केस में बेंडिंग हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगा। मैंने इनको भी ज्वाइन करवाना है, तो ये मॉलिक्यूल्स मेरे लिटिल बेंड होते हैं। बेंड होते अभी हमने शो करा। आप इस केस में देखो, तो ये लिटिल बनाना शेप हो जाते हैं। दैट इज मेरा मॉलिक्यूल ऐसा हो गया ना, बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल ये वाला हिस्सा हो गया, दैट इज बनाना शेप मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास। बनाना शेप मॉलिक्यूल आ गया, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो जो एक्चुअल पोजीशन है मेरे बॉन्ड्स की ये होती है, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास बनाना या बेल शेप आ जाते हैं। आप इसको देखो, अगर मेरे पास ये जॉइन ना हो तो मेरा मॉलिक्यूल ऐसा होएगा साइक्लोप्रोपेन। अब मेरे पास साइक्लोप्रोपेन बन रही है, तो मेरे पास मॉलिक्यूल बेल शेप आ जाती है। यू कैन सी द ट्रेन, बेल शेप आ गई। अगर मैं ये एंड